हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित पार्ट 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2। निम्न स्थितियों का द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो यहाँ पर देखिए स्थितियाँ दी हुई, स्टेटमेंट दी हुई है और इन स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, उन समीकरणों को आपको सॉल्व नहीं करना है, उन्हें बस समीकरण के रूप में लिखना है कि ये जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है शब्दों के अंदर, इसे आप कैसे लिखोगे द्विघात समीकरण के रूप में, ये करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में। फर्स्ट पार्ट हम बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी बनाते हैं। ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है इसकी क्या बनेगी हमारी समीकरण, तो देखते हैं। तो देखो भूखंड का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जो चीज दी हुई है वो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या बोल रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखो क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसका मतलब है कि हम चौड़ाई को मान लेते हैं कुछ ना कुछ। तो हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई कितनी होगी हमारी। देखो अगर चौड़ाई हमारी x है तो लंबाई हमारी कितनी निकल के आ जाएगी। तो लंबाई के लिए से बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई का दुगना क्या होगा, चौड़ाई का दुगना होगा 2x से एक अधिक है। एक अधिक मतलब 2x + 1। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो इसने कहा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर भी है। तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो आपको दे रखा है भैया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है, आप कहोगे लंबाई इंटू चौड़ाई होता है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि क्या दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई बताइए कितनी है, तो लंबाई देखिए यहां पर कितनी है, 2x + 1 है। ठीक है, और गुणा चौड़ाई कितनी है, यहां पर चौड़ाई है हमारी x, और बराबर में क्या रखेंगे हम 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो इनको क्या कर लो, आप गुणा कर लो। तो x को 2x से करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, और यहां पर कितना है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लो, है ना। 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को क्या कर दो आप ट्रांसपोज कर दो, मतलब इधर ले आओ। ठीक है, तो माइनस कर लेते 528 मीटर स्क्वायर, मीटर में स्क्वायर तो लिखो मत, रहने दो, इज इक्वल्स टू 0। यहां पर इसको बस आपको क्या करना है, इस जो फॉर्मेट को, आपको पता है कि द्विघात समीकरण जो होती है वो किस फॉर्मेट के अंदर होती है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर + bx + c = 0। इसी स्थिति में होता है ना अपना द्विघात समीकरण, ऐसे ही तो होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। तो 528 को हम क्या ले गए, उधर ले गए, तो ये इस स्थिति में आ गया। तो ये एक तरह से द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, देखिए यहां पर सेकंड पार्ट है हमारे पास में, एक मिनट, हाँ सेकंड पार्ट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने। तो देखो दो क्रमागत है, तो क्रमागत मतलब अगर मैंने कहा एक x है तो दूसरा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने कहा माना पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा क्या होगा। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब आपको पता है ना क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, प्लस वाले। तो मैंने कहा एक धनात्मक पूर्णांक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत है तो x + 1 होगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल 23 है तो 23 का क्रमागत क्या होगा, 24 होगा। 23 के बाद में जो धनात्मक पूर्णांक आएगा वो 24 आएगा, दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो अगर एक मैंने x लिया तो दूसरा हमारा x + 1 होगा, धनात्मक पूर्णांक। सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि माना पहला पूर्णांक, माना पहला जो पूर्णांक है वो हमारा x है, तो दूसरा पूर्णांक कितना होगा हमारा, दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक x + 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इनका गुणनफल 306 है। तो इनका जो गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल, ये गुणनफल जो दिया हुआ है ये 306 दिया हुआ है। तो गुणनफल मतलब इन दोनों का ही तो गुणनफल है, तो इनको गुणा में लिख देते हैं, x गुणा x + 1। इनका गुणनफल ही तो दिया हुआ है तो गुणा कर दिया। अब देखो इनको गुणा करेंगे, x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर, और x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x आएगा, और बराबर में 306। अब क्या करना है अपने को, सिंपल, x स्क्वायर + x, 306 को इधर ले आओ तो ये इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, -306, और यहां पर 0 रख दो। तो ये लीजिए आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला भी पार्ट हमारा कंप्लीट। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर भी कितना अच्छा सा क्वेश्चन बोला है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं रोहन की एज कुछ मान लूं तो रोहन की मां की एज क्या हो जाएगी, उसमें +26 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो रोहन की एज को मैं कुछ मान लेता हूं। तो माना रोहन की एज जो है, माना रोहन की आयु, माना रोहन की
आयु x वर्ष है, तो बताओ उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी। इसलिए मां की आयु आप लिख सकते हो, मां की आयु x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब देखो यहां पर 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल दे रखा है 360, तो हमें 3 वर्ष बाद की आयु निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर 3 वर्ष बाद की आयु निकाल लें। चलो, तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु होगी, जो रोहन की आयु होगी वो कितनी होगी बताओ 3 वर्ष पश्चात। तो आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा वो। अगर रोहन की आयु अभी x है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और रोहन की मां की आयु वो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर x प्लस 26 तो अभी है, ठीक है, और उसमें 3 ऐड कर दो तो x प्लस 29 हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये लीजिए x प्लस 29 लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इनकी आयु का 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात की आयु आ गई, तो इनका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 360। तो हम लिख लेते हैं जो इनका गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात की आयु का, वो आपको गुणनफल दिया हुआ है 360। ठीक है, चलिए तो गुणनफल हम कर देते हैं इनको। तो देखो x प्लस 3 इसको गुणा करना है हमें x प्लस 29 से, और बराबर है 360। देखो सबसे पहले x को पूरा करो x प्लस 29 से गुणा, ठीक है, फिर प्लस 3 को गुणा करो x प्लस 29 से गुणा, ऐसे करते हैं इनको गुणा, बराबर में 360। x को गुणा करेंगे x से सबसे पहले तो x स्क्वायर, x को गुणा करेंगे 29 से तो 29x, ठीक है, 3 को गुणा करेंगे x से तो 3x, और 3 को गुणा करेंगे 29 से तो 29 दिया कितना होता है 87, बराबर 360। टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना होगा 32x होगा, और प्लस 87 बराबर 360। अब 360 को इधर ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360, और बराबर में 0 रख दो। अब देखो 87 माइनस 360 कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना होता है। जी हाँ बिल्कुल 273 बराबर 0। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित। ठीक है, तो 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 4th पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो 4th पार्ट है हमारे पास में, 1 मिनट में यहां पर जगह बना लेता हूं थोड़ी सी, जिससे कि हमारे को प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये 4th पार्ट है हमारे पास में। 4th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर हार कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है ये एक तरह से 3 घंटे अधिक लेती है ना, ये मेन चीज है यहां पर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। मतलब टाइम का यहां पर क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। समझ रहे हो, अगर उसकी स्पीड कम हो जाती 8 किलोमीटर पर हार, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, अगर उसकी कम हो जाती तो 3 घंटे अधिक लेती। तो एक तरह से ये टाइम ही तो दिया हुआ है कि टाइम का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 480 किलोमीटर ही पहले तय किए थे उसने, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे अगर उसकी स्पीड कम हो जाती तब भी वो 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होता है, डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, दूरी बराबर समय इंटू चाल। ठीक है, तो आपको देखो यहां पर जो दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है, ठीक है, और आपको चाल भी दी हुई है, समय भी दिया हुआ है। समय तो अंतर दिया हुआ है, ये समय का अंतर है। तो समय जो होगा वो कैसे निकलेगा, देखो समय दिया हुआ है आपको, तो समय निकालो। समय जो होगा दूरी बराबर समय इंटू चाल होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। और होता भी है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, समय जो बराबर होता है वो दूरी बटे चाल की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो यहां पर समय ही तो दिया हुआ है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा टाइम कम होगा तो समय ज्यादा लेगा। अब मुझे एक बात बताओ आप कि पहले वाली सिचुएशन को मैं पहले रखूं या बाद वाली सिचुएशन को, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी पहले तय की थी इसने, ठीक है, और टाइम कितना लिया था, पहले वाली को मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर लिया। रेलगाड़ी की चाल अपन मान के चलते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, शुरू वाली स्थिति, माना रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि मुझे पता नहीं ना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो मैंने कहा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कुल दूरी हमें दी हुई है, कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब लिया गया समय, अगर दूरी इतनी है, चाल इतनी है, तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा आप जल्दी से बताओ। तो समय का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है 480 डिवाइडेड बाय चाल कितनी है x। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसकी चाल, देखो हिंदी में राइटिंग सही नहीं आ पाती, लिखने में प्रॉब्लम होती है पेन टेप पे, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना राइटिंग से। 8 किलोमीटर पर हार कम होती
तो लिया गया समय होती है, तो लिया गया समय कितना हो जाएगा बताओ, 480 बटे में x माइनस 8। चाल हमारी कम हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है अगर चाल, तो पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। तो लिया गया समय कितना होता है, 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसको। बताओ सबसे पहले मैं इसको रखूं या इसको रखूं, तो आप कहोगे सर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, तो ज़्यादा समय वाले को पहले रखूं। ठीक है, तो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, इसमें से आपको माइनस करना है 480 डिवाइडेड बाय x, और जो बराबर होगा 3 घंटे के। यही तो दिया हुआ है, ये समय का ही तो डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें इन दोनों का, तो एलसीएम क्या होगा, इनका गुणा ही होगा। तो x इंटू एक्स माइनस 8, ये एलसीएम आ गया। x माइनस 8 से x माइनस 8 तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया, x बचा, x को इंटू करेंगे 480 से, तो 480x। x से x कटा, बचा क्या, x माइनस 8, x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, तो 480 और x माइनस 8 गुणा कर लो, बराबर में 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आप कर सकते हो, चलो इसको भी हम रब कर देते हैं, ये भी, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से करना। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, हालांकि है नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी। अब देखो यहां पर अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 480x माइनस 480x, और देखो 480 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3640। ठीक है, तो 3640, और नीचे क्या है, अब यहां पर देखो नीचे कितना है, x इंटू एक्स माइनस 8। तो अगर इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को इंटू करोगे x से, तो 3x आएगा, और 3 को सॉरी वैसे मत करो, हाँ 3x इंटू एक्स माइनस 8 ऐसे कर लो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखो 480x माइनस 480x, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको लिखने का कोई फायदा है क्या, नहीं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको तो आप काट दो। बचा क्या, 3640 लिख लो। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 3x स्क्वायर आएगा। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 दिया 24, 24x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और 3640 को हम उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3640, और यहाँ पर इसके बराबर में लिख दो 0। ये बन गई लो आपकी क्या, द्विघात समीकरण। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई थी, ये जो स्थिति दी हुई थी, उसकी द्विघात समीकरण इस टाइप से बनेगी। ठीक है, तो सभी प्रश्न की अपन ने क्या निकाल ली, यहाँ पर द्विघात समीकरण निकाल ली कि किस तरीके से हमारी द्विघात समीकरण बनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।